आज हम शुरुआत करेंगे डिकोड एसे। तो डिकोड एसे बेसिकली एसे का प्रोग्राम है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि अराउंड 30 एसेस है ना, 30 एसेस का ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे विद मॉडल आंसर और उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपके एसे के सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं? यू हैव 9 थीम्स, 9 थीम्स हैं एसे में। तो हर थीम से 3 एसेस का डिस्कस करेंगे एवरी वीक एक एक थीम लेके आउट ऑफ 9। तो 9 वीक्स में 9 थीम कवर करेंगे। 9 वीक्स में 9 थीम्स। तो पर वीक हर संडे को एक थीम लेंगे। जैसे आज लिटरेचर है तो नेक्स्ट वाले में सोसाइटी ले लिया, है ना। तो ऐसे करके एक एक थीम्स कवर करेंगे। तो 9 वीक्स में एवरी वीक वन टॉपिक, और हर थीम से डिफरेंट पर्सपेक्टिव के 3 एसेस डिस्कस करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 9 वीक्स, 9 थीम्स एंड इसको 3 टॉपिक्स ईच। तो टोटल 27 एसेस। तो टोटल 27 एसेस का विद मॉडल आंसर हम लोग करने वाले हैं। और साथ में क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास में हम इन द क्लास विल मेक द ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। और इसका मतलब ऐसा रहेगा फॉर्मेट कि आपको एक टॉपिक डेली मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। उस टॉपिक पे आपको प्रॉपर एसे लिखना है। जैसे एक टॉपिक मिलेगा, मैंने आज मॉर्निंग में एक टॉपिक दे दिया आपको, उस टॉपिक पे एंड दैट विल बी पीवाईक्यू और मे बी न्यू। तो और कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक आपका अच्छा वाला पीवाईक्यू दे जिसके वापस से रिपीट होने के चांस है। तो एक टॉपिक पीवाईक्यू रहेगा एंड बाकी 2 टॉपिक ऐसे रहेंगे जो नए रहेंगे, 2 न्यू टॉपिक्स। तो टोटल 3 टॉपिक हो गए। और जो न्यू टॉपिक्स रहेंगे वो आपको ऑन द स्पॉट मिलेंगे। लाइक यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ द टॉपिक। आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे टॉपिक मिलेगा, उसी टॉपिक पे आपको ऑन द स्पॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। मैं 10 मिनट्स का आपको टॉपिक दूंगा, 10 मिनट्स का यहाँ पे टाइमर लगा दूंगा। उस 10 मिनट में आपको पूरा इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन हेडिंग्स क्या बनानी है, वैल्यूएडिशन के लिए क्या करना है, तो वो सब चीजें आपको उसी 10 मिनट में डिस्कस करना है। ओके तो ऐसे करके हम 2 टॉपिक का 10 मिनट का रख लेंगे। तो टोटल 20 मिनट्स में हमारे 2 टॉपिक वो रेडी हो जाएंगे। देन आफ्टर द डिस्कशन, जब आप लोग कर लेंगे वो एक्सरसाइज, उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे करना है, आप लोगों ने क्या किया है। सो वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। तो उससे क्या होगा कि आपके डिफरेंट पॉइंट्स हमको मिलेंगे, साथ में मैं अपने वो इनपुट्स दूंगा आपको। तो उससे एक अच्छा सा फ्रेमवर्क हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेन क्या होता है कि मेन एक्सरसाइज जो होती है, लाइक ऑन द स्पॉट जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, वो सबसे मेन एक्सरसाइज होती है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है आपके लिए। क्योंकि ऐसे देख देख के लिखने से तो मतलब ठीक है, वो उसके लिए हम एक टॉपिक दे देंगे मॉर्निंग में, उसको आप देख देख के लिखिए, आराम से लिखिए टाइम के साथ में। 2 टॉपिक्स का आप ऑन द स्पॉट कुछ चीजें दिमाग में ला के उसको ब्रेनस्टॉर्म करिए। सो दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू मोर। क्योंकि अगर आपने अब अच्छा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया तो फिर इससे लिखने में बहुत आसानी हो जाती है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं रहता है। अगर आपका फ्रेमवर्क रेडी है, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग रेडी है, तो फिर वो पेजेस को फिल करना है उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो इस मतलब मेरा मेन मोटिव है कि इसमें आपको 30 एसेस के ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आपको मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आ जाएगा, आपको इससे का स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। आप ये सीख जाएंगे क्या क्या चीजें किस सीक्वेंस में आनी चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स में, और कैसे किन किन पेज में क्या क्या चीज एलोकेट करना है हमको। अगर आपने वो सीख लिया तो यू विल नो कि कैसे किसी भी तरह के डिफरेंट कोई भी किसी भी तरह का ऐसे आ जाए, यू विल बी एबल टू टैकल दैट, है ना। तो ये चीज हमको सीखना है मेन। और साथ में जो मैं मॉर्निंग में एक टॉपिक दूंगा, जैसे मैंने मॉर्निंग में एक टॉपिक दिया, उन एसेस का आपको प्रॉपर एसे लिखना है। हर वीक में एक एसे आपको प्रॉपर लिखना है, उसका इवेल्युएशन भी रहेगा। तो उस एसे का हम इवेल्युएट भी करेंगे कॉपीज। तो हर इससे आपको एक फुल एसे और 2 एसेस का ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपका वीकली टारगेट रहेगा इस प्रोग्राम में। और वो जो फुल एसे आप लिखेंगे उसका इवैल्यूएशन भी रहेगा। तो ऐसे करके 9 एसेस का इवैल्यूएशन है, साथ में 20 से बाकी एसेस का ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो टोटल एंड जो 27 एसेस हो गए, और उसके बाद में लास्ट में एक 3 एसेस का फुल टेस्ट होगा, एफएलटी होगा। एक एफएलटी होगा जिसमें फुल 3 एसेस रहेंगे। तो टोटल 30 एसेस विद मॉडल आंसर, विद ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस डिकोड एसे कोर्स, ठीक है। तो चलिए आज का पहला टॉपिक तो आप लोगों ने लिख लिया है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे।
तो मैं आपको एक टॉपिक देता हूं यहाँ पे, आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए, उस टॉपिक का ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए 10 मिनट के अंदर। मैं आपको टाइमर भी ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। आप 10 मिनट में उसके बारे में सब कुछ जितना भी आपको आता है वो लिखिए, तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आपको। ऐसे करके फर्स्ट 20 मिनट्स हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे, आप बैठ के बनाइए 20 मिनट्स में। देन आफ्टर 20 मिनट्स वी स्टार्ट द डिस्कशन कि आपने क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड किया है। ठीक, आर यू रेडी? शुड वी गो फॉर दैट? सभी रेडी हैं कॉपी पेन के साथ में? गुड। काफी काफी पढ़ाकू और सीरियस बच्चे हैं सारे, सबका हैंड वो आ रहा है। सभी लोग रेडी होके आए मेंटली मेकअप प्रिपेयर होके कि आज तो लिख लेंगे पूरा। गुड। तो पहला पहला टॉपिक है कल्चरल वैल्यूज एंड ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कल्चर और लिटरेचर वाले में दो टॉपिक मेन है, एक है लिटरेचर और एक है कल्चर, है ना। तो लिटरेचर बहुत बार पूछा जाता है, लिटरेचर का एथिकल एंगल, लिटरेचर का सोशल एंगल। तो अगर उनको थोड़ा सा वेराइटी लाना है तो वेरी हाई चांसेस दे विल गो फॉर द कल्चरल थिंग। जैसे कि आज वाला टॉपिक 2022 में कल्चर आर्ट पूछा गया था ना, आर्ट एंड दिस वन जो आपने लिखा है, तो वैसे ही कल्चर पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम लिटरेचर पूछा गया था, दिस टाइम इज हाई चांसेस कि कल्चर पूछा है। और ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी टॉपिक न्यूज में रहता है, तो इंटरलिंक करके भी पूछ सकते हैं, और वो इंटरलिंक करके पूछते भी हैं, लिटरेचर और सोशल वैल्यूज, लिटरेचर और एथिकल वैल्यूज, है ना, दो डिफरेंट एस्पेक्ट को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको 10 मिनट देता हूं, अब ये टॉपिक नोट कर लीजिए, कल्चरल वैल्यूज एंड ग्लोबलाइजेशन। तो टॉपिक नोट डाउन करिए, मैं टाइमर भी ऑन कर देता हूं। सर एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया, प्लीज रिपीट कर सकते हो क्या करना था? टॉपिक मैं दे देता हूं, अभी ये चैट में डाल देता हूं टॉपिक्स, आपको उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसका स्ट्रक्चर बनाना है। हो गया कंप्लीट टॉपिक 1? कुछ कुछ पॉइंटर्स आपने नोट डाउन कर लिए? ओके, सो पहला टॉपिक था हमारा कल्चरल वैल्यूज एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो उसके लिए हमने 10 मिनट में हमने क्या क्या मेन ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया। अभी अब मैं दूसरा टॉपिक देता हूँ, उसका भी कर लीजिए, फिर साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी दोनों टॉपिक्स का। ठीक है, तो लेट्स सी द सेकंड टॉपिक। तो एक ये वाला तो टॉपिक लिटरेचर से था, ये कल्चर से था। सेकंड टॉपिक जो है वो लिटरेचर से है। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर एंड नेशनल इंटीग्रेशन। क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेशनल इंटीग्रेशन पूछे या लिटरेचर, रोल ऑफ लिटरेचर इन नेशनल, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसे करके भी पूछा जाएगा तो सेम ही चीज रहेगा। ठीक, तो नेशनल इंटीग्रेशन की जगह यूनिटी इन डाइवर्सिटी पूछे, रोल ऑफ लिटरेचर, तो वो भी सेम रहेगा। सो इस टॉपिक पे भी विल गेट द 10 मिनट्स, तो इसका भी कुछ कुछ पॉइंटर्स यू कैन नोट डाउन। साहित्य और राष्ट्रीय एकता, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। इसका भी, इस टॉपिक के भी पॉइंटर्स, इंट्रोडक्शन, थीसिस, एंटीथीसिस, हिस्टोरिकल, क्या क्या लिखना है वो सब, कोटेशन, एग्जाम्पल सब लिख लीजिए। काफी कई बार दिमाग में नहीं आ रहा है तब भी चलेगा, जो आता है वो लिखिए। ओके, टाइम अप हो गया सभी का? ओके, सो चलिए फिर, एवरीवन डन? शुड वी गो फर्दर? हेलो सर, मेरे कॉपी चेक हो गई थी।
मुझे पवन के लिए कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं मिला। आपको आपने लिखा था इससे आज का? ठीक है, अभी चेक करेंगे आपकी कॉपी, है ना। तो चलिए फिर पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो आज की आप लोगों ने कॉपीज लिखी हैं। सो विल स्टार्ट विद दैट। सो नाउ यू हैव, मतलब अभी आप लोगों के पास 3 एसेस का स्ट्रक्चर हो गया है, टॉपिक्स मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया है, एक इससे आप लोगों ने पहले ही लिख रखा है, करेक्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला एसे जो हमने दिया था मॉर्निंग में उसके साथ में। सो अच्यू तोमर, क्या मेरे को भी चेक कर लेंगे। अच्यू तोमर है क्या? हाँ जी। अच्छा, आप ही अच्यू तोमर है क्या? ओके ओके, ठीक है। तो पहला टॉपिक था हमारा जो मॉर्निंग में दिया था वो था एसे एंड सोशल लिबर्टी। तो इस वाले एसे को तो हम यहाँ पे आप लोगों की कॉपीज के थ्रू ही डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपने लिखे हैं और क्या क्या इसमें एडिशनल लिखा जा सकता है, ठीक। सो विल स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, भूमिका ये नहीं लिखना होता है ना, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लिखनी होती है, आप सीधे लिखना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे। और जो लाइक आई कैन सी 6 पेजेस है ना, तो यहाँ पे आपको 7 पेज मिलेंगे एग्जाम में। तो यू मतलब इंश्योर करिए कि आप 7 के 7 पेज पूरे लिख रहे हैं। तो अपने कंटेंट को उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करिए। 7 पेजेस 700 वर्ड्स, 700 वर्ड मिलेंगे और 7 to 7.5 पेजेस आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है, तो इसलिए आप 7 पेज लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे 1 पेज कम है, उसको भी ऐड कर लेना। फिर आपने कोटेशन से स्टार्ट किया, आर्ट इज नॉट ए मिरर ऑफ द मिरर टू रिफ्लेक्ट द। आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स नहीं करना है ना। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाए तो कोई इतना इशू नहीं है, कोई बहुत वहाँ पे वर्ड लिमिट पढ़ने नहीं बैठता है, कोई कैलकुलेट नहीं करता है, बट रफली बहुत ऐसे इस वाली ऐसे लिखा है आपने, है ना। तो ऐसे लिखने पे बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब अगर आप कितना भी 7 पेज भरेंगे तभी 700 750 इतने ही जाएंगे। कुछ लोग ना बहुत छोटा लिखते हैं और एकदम भर भर के लिखते हैं, मतलब बहुत पास और बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। उसमें भी अगर आपने 7 पेजेस भरे तो वो ओवर ज़्यादा लगता है फिर, है ना। तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत आता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे जो आप हिंदी में लिख रहे हैं तो कोटेशन वगैरह भी ये सब हिंदी में लिखिए ना, सिंगल लैंग्वेज ही यूज़ करिए, इंग्लिश में कोटेशन मत लिखिए। तो इसको ही हिंदी में ट्रांसलेट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कला और स्वतंत्रता दोनों ही मानव सभ्यता के विकास के 2 अभिन्न स्तंभ है। अभिव्यक्त करते हुए सामाजिक स्वतंत्रता उसके फलने फूलने का अवसर देती है, ठीक है। कला केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि व्यक्ति प्रतिरोध और परिवर्तन का माध्यम है, इसलिए कला और सामाजिक स्वतंत्रता का संबंध उतना ही गहरा है जितना आत्मा और शरीर का। बढ़िया है। इंट्रोडक्शन आपने कोटेशन से किया, इसको हिंदी में कर दो तो ठीक हो जाएगा। बाकी ये जो कनेक्टिंग लाइन है, इंट्रोडक्शन इज गुड, अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं बट अवॉइड करिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ही लिख सकते हैं 1 नंबर, यहाँ पे ही एग्जाम्पल, उदाहरण यहीं पे लिख दीजिए, है ना, उदाहरण, ठीक। अंदर, इसकी जगह अंदर ही लिख दो। और ये नंबरिंग अवॉइड करिए, नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हम पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं। तो इससे में एक पैराग्राफ ही लिखना है, पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपनी बातों को लिख रखना है। ये नंबर 1 और 2 ये नहीं लिखना है। कला और स्वतंत्रता का प्रश्न लिख रखे हैं सर, क्या? पेज नंबर लिख रखे हैं। अच्छा, पेज नंबर है ये। अच्छा, पेज नंबर 2 3, ठीक है, ये पेज नंबर ठीक है, ये वाला नंबर हटा दीजिए, ठीक है। कला और स्वतंत्रता का परस्पर संबंध, कला तभी, ठीक है। चलो अभी सबकी कॉपीज तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अभी यहाँ पे इस टॉपिक में आप लोगों ने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, जिन्होंने भी आज कॉपीज लिखा है। तो एक बार पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी लोगों ने क्या इंट्रोडक्शन लिया, 2-3 कॉपीज, और बाकी आप लोग बता दीजिए कि मुझे कौन सा इंट्रोडक्शन आपने लिखा है यहाँ पे। तो विल टेक फर्स्ट 2-3 कॉपीज लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये नेक्स्ट SUP की कॉपी थी यहाँ पे,
तो एसयूपी ने कैसे स्टार्ट किया है? द पावर ऑफ आर्ट टू इंस्पायर सोशल चेंजेस अनडिनाइबल, इमेजिन अ वर्ल्ड where literature, painting and music and cinema had no role in shaping revolutions. The one striking example is Picasso's Guernica. We are having this portrayal of wars, devastation that. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आर्ट फॉर्म्स के से स्टार्ट किया है पिकासो, इन सब का नाम लेके. सिमिलरली पेंटिंग्स ऑफ डिएगो रिवेरा. तो अच्छा है, इंट्रोडक्शन अच्छा है, कनेक्टेड है, और यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो बॉक्स में और हाईलाइट करके लिखे हुए हैं. तो इस तरह से लिखने से काफ़ी मतलब बाहर से ही दिख जाता है कि हाँ अच्छे अच्छे कीवर्ड हैं यहाँ पे. तो यू कैन ऑल्सो ट्राई कि अंडरलाइन कर दो या ऐसे बॉक्स बना दो, तो कीवर्ड्स अच्छे से दिख जाएंगे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे ठीक है. एंड वो एक और कॉपी देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या लिखा है. नेक्स्ट है दीक्षा की कॉपी. दीक्षा ने स्टार्ट किया है, इट वॉज ए ह्यूमिड, इन्होंने एनेक्डोट से स्टार्ट किया है. इट वॉज ए ह्यूमिड इवनिंग इन दिल्ली एट Lodi Art District. At Lodi Art District, the crowd gathered. Okay, the crowd gathered not for protest, not for celebration, but for a wall. A group of young women were painting a mural of women breaking the chain. Her face is calm yet fierce. Nobody asked who funded it or allowed it. Someone from the crowd shouted, "This is what freedom looks like." The applause that followed was not just for art alone. The applause that followed was not just for art alone, it was for what it represented. That wall became more than color, it became courage. ठीक है, तो यह करेज के क्या लिख सकते हैं? It became torch bearer और representation of social liberty. जो यहाँ पे कीवर्ड है उसको कहीं ना कहीं आपको यूज करना है, तो यू कैन यूज सोशल लिबर्टी. ठीक है, यहाँ पे सोशल लिबर्टी इट बिकेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल लिबर्टी. ठीक, बढ़िया, अच्छा है, मतलब स्टोरी अच्छी है, इंट्रोडक्शन अच्छा है, लिखने का तरीका अच्छा है. यहाँ पे एस्से में लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, कैसे आप अपनी बात को लिख पा रहे हैं. ठीक, थोड़ा इमोशनल टच देके उसको इमोशनल वे में आपको लिखना है कि दैट मतलब, और उसको थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में. ऐसे नहीं लिखना कि 4 people वर लाइक पेंटिंग ऑन द वॉल एंड दैट वाज ए म्यूरल ऑफ ए इंडिपेंडेंट वुमेन, ऐसा करके कुछ नहीं. थोड़ा सा वे ऑफ स्टाइलिस्ट वे लिखना है ना, जैसे कि इट वाज नॉट जस्ट ए दिस एंड दैट, ऐसा करके जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा ड्रामेटिक वे में. तो दिस टाइप ऑफ राइटिंग मेक्स क्यूरियोसिटी, है ना, ये हुक क्रिएट करता है. तो दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंटेंट इज वेरी वेरी गुड. बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है. एक कहानी को थोड़ा सा ड्रामेटिक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है आपको, जिससे पढ़ने वाले को मजा आए एक तरह से. थैंक यू सर. ठीक है, सो तो आपको ये करना है. दिस वेरी गुड. अभी आप लोग बताइए, बाकी किसी ने मतलब डिफरेंट लिखा है इसमें इंट्रोडक्शन में? किसी ने पोएम लिखी है आज के टॉपिक में? जो मेरा देख लीजिए सर, मेरा मोहित शुक्ला सर, देख लीजिए, मैंने आपको डीएम किया है. आपने कुछ अलग लिखा है? सर लाइन से स्टार्ट किया है. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. और बाकी बताइए किसी ने? हाँ देखो, ये थोड़ा कविता से टाइप का भी है. कला कुछ उत्तम सिखाती है, संवेदनहीन से संवेदनशील बनाती है. ठीक है, कलाकार मूर्त में ईश्वर का दर्श कराता है. सच्ची कला समाज का अंग, सृष्टि का प्रसंग, सुधारों का रंग व आर्थिक विकास का संग है. सच्ची कला समाज का अंग, सृष्टि का प्रसंग, सुधारों का रंग व आर्थिक विकास का संग है. बढ़िया. थोड़ा सा ये लास्ट वाली लाइन ऐसे, मतलब अगर पोएम लिख रहे हैं ना तो इसी में ही कहीं लिख दो. ये लाइन बहुत अच्छी है, ये लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा पोएम से हटके आ गई है ना. तो इसको ये चौथी लाइन ना, मतलब जो 4th लाइन है वो भी इसी से करा दो कि मतलब दरस कराता है, और मे बी कुछ और शॉर्ट में लिखेंगे तो एक पोएम जैसे प्रॉपर पोएम बन जाएगा. बाकी अच्छा है, काफ़ी बहुत अच्छी लाइन्स हैं. यहाँ से ऐसे आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा. ये भी लिख देंगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं. इट्स वेरी वेरी गुड, है ना.
वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फिर आपने यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन भी ऐड कर दी, आपने समझा भी दिया कैसे इसको रिलेटेड है। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि कला जीवन में सत्यम शिवम व सुंदरम के महत्व को स्पष्ट करते हुए जीवन की सच्चाई कला के माध्यम से दृष्टिगोचर होती है। कला के माध्यम से मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, या व्यक्त लोकगीत लोकनृत्य ड्रामा के रूप में, तो ठीक है। बट यहाँ पे ना जो मैं ढूंढ रहा था वो सामाजिक मुक्ति था, मतलब ये जो लिबर्टी है ना, सामाजिक मुक्ति या फिर जो लिबर्टी, ये वाला टॉपिक यहीं कहीं आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं लिख दो कि माध्यम से स्पष्ट कला जीवन में सत्यम शिवम और सुंदरम के महत्व को स्पष्ट करते हुए समाज के सामाजिक मतलब सामाजिक जो मुक्ति है या सामाजिक लिबर्टी है, जो उसको मतलब उसके ऊपर काम करता है, उसको मतलब उसको क्या बोलते हैं प्रदान करवाता है, या उसको मतलब क्या बोलते हैं सामाजिक लिबर्टी को बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। करेक्ट। तो उसी को मतलब वो वाला टॉपिक यहीं से कनेक्ट हो जाना चाहिए। मतलब आपको ये जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं उसका मतलब ये होता है कि आप इस वाली जो पोयम है उसको आप टॉपिक से कनेक्ट कर रहे हैं। आपको ये इन पंक्तियों में हम ये बताते हैं कि कैसे ये जो ऊपर की पोयम है वो हमारे टॉपिक से बिल्कुल कनेक्ट है। तो आप यहाँ पे सामाजिक मुक्ति का ही वर्ड लेके उसको लिखिए, है ना। और ये उसकी जगह उसके अलावा जो भी पूछा गया वो शब्द उठा के कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे कहीं पे डाल सकते हैं ना सामाजिक मुक्ति, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो संवेदनशील, तो वो भी मतलब एकदम बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। ओके सर, मैं ऐड कर दूं सर, थैंक यू। ठीक है। जैसे कि सृष्टि का प्रसंग, सुधारों का रंग, और सुधारों का रंग या फिर सृष्टि का प्रसंग और सुधारों का रंग आर्थिक विकास की जगह ये लिख दो, यहाँ पे सामाजिक मुक्ति का संघ है। सामाजिक मुक्ति का संघ, हाँ, कहीं ना कहीं एक ये शब्द डाल दो तो वो बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। बट अदरवाइज इनोवेशन इज वेरी गुड, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। ऐसे ही लिखेंगे तो बिल्कुल अलग आपका दिखेगा। वेरी नाइस। ठीक है। और किसी ने पोएम लिखी है, पोएम या कोटेशन अच्छा सा, या किसी ने करंट अफेयर से स्टार्ट किया हो कुछ? सर हाँ बोलो। सर मैंने एनेक्डोट यूज करा है, जैसे बानू मुश्ताक जिन्हें अभी बुक लिखी है हार्ट लैम्प, बिल्कुल। तो सर मैंने उनका डायलॉग यूज करा है जिसमें वो कहते हैं, डू यू नो हु गेट्स जस्टिस, ओनली दोज हु डिमांड इट। फिर उसको दिखा है कि कैसे स्टोरी टेलिंग से वो रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ आर्ट को दिखाती है, जो कि सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता सोसाइटी के फॉल्ट लाइन्स को, बट ऑल्सो सोशल लिबर्टी को के डोमेन को एनलार्ज करते हैं, एनलार्जिंग द डोमेन ऑफ सोशल लिबर्टी। तो सर ऐसे करके पैराग्राफ फॉर्म करा है पूरा। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। आपने करंट अफेयर से एनेक्डोट उठाया, जैसे मैंने बताया था करंट अफेयर्स का एनेक्डोट सबसे अच्छा होता है, तो दैट इज वेरी गुड, है ना। बानू मुश्ताक वाले रिलेवेंट भी है, आपने उनकी लाइन भी उठाई, तो इज वेरी वेरी नाइस। और किसी ने लिखा है कुछ करंट अफेयर्स या पोयम? तो इससे देखो ये डिस्कशन से सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है पता है, कि आपको ही बहुत सारे एडिशनल पॉइंट मिलते हैं। जैसे किसी ने पोयम लिखी है, किसी ने करंट अफेयर्स लिखा है, तो आप जब खुद ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, जब आप खुद समझते हैं, तो आपको लगता है कि मतलब मैंने तो ये वाली चीज मिस कर दी, तो वो आपके दिमाग मतलब आपका दिमाग की तरह से खुल जाता है कि दूसरे ने तो ये यूज किया, हमने यूज नहीं किया, हम भी ऐसा कर सकते थे। तो आप अगली बार ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे आपका माइंड ज्यादा ओपन होता है। तो ये फायदा होता है आपस में डिस्कशन करने का, आपस में एक दूसरे के पॉइंट्स को मतलब आपस में इंटीग्रेट करने का। ठीक है। अब बता दीजिए अगर किस हाँ मतलब पर मैंने बीच में सर अंदर यूज करा है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, मीम कल्चर, रैप कल्चर के अपने एक्सप्रेशन। नहीं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? तो इंट्रोडक्शन मतलब नॉर्मल है, एक कोटेशन है जॉर्ज स्टुअर्ट मिल की, सेकंड पैराग्राफ के एंडिंग में लिखी है, जो वहां पे फिट हुई थी। ओके। मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है इंट्रो में, नॉर्मल है। और किसी का कोई थोड़ा जिसको मतलब जिसका इंट्रोडक्शन देखना चाहें? सर मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के कथन से किया था। कौन सा कथन? सर इसमें सर लिखा है कि जहाँ मन भयमुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, कला ठीक इसी स्वतंत्र चेतना का माध्यम है।
कला समाज की आवाज है जो बंधनों को तोड़कर नई सोच को जन्म देती है। बढ़िया। जहां मन भयमुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, कला ठीक इस स्वतंत्र चेतना का माध्यम है। तो बहुत अच्छा, आपने यहाँ पे लिबर्टी के बारे में बात किया और सीधे उसको कला से कनेक्ट कर दिया, तो दिस गुड। कला समाज की आवाज है जो बंधनों को तोड़कर, अब मुक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो बंधनों को तोड़कर ये भी कनेक्ट हो रहा है, नई सोच को जन्म देती है। तो मतलब काफी रिलेवेंट है और काफी कनेक्टेड है टू द टॉपिक, तो इट्स वेरी गुड। आप ऐसे बड़े से कोटेशन से लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, तो नाइस। रविन्द्रनाथ के उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि किस तरह कला सामाजिक मुक्ति, देखो यहाँ पे आ गया ना मुक्ति, तो यही मैं कह रहा था कि आप इंट्रोडक्शन की कनेक्टिंग लाइन में टॉपिक जरूर लिखिए, तो आपने यूज किया है तो बहुत अच्छा है। किस तरह कला सामाजिक मुक्ति में योगदान देती है। रविन्द्रनाथ जी टैगोर कहते हैं कि कला का जन्म वही होता है जब स्वतंत्रता के विचारों की चेतना तरह। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये भी इंट्रोडक्शन अच्छा है काफी। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, पोएम बना के लिख सकते हैं, और जो डिफरेंट एनेक्डोट करंट अफेयर्स का था वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी आपको 3-4 तरह के इंट्रोडक्शन पता हो गए। अब चलिए देखते हैं आगे का, मतलब विल सी फर्दर कि आगे कैसे इसको डिस्कस करेंगे। तो कला और सामाजिक मुक्ति, सोशल लिबर्टी, तो इसका नेक्स्ट मतलब इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन, क्या लिखा है आफ्टर इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन तो हो गया, जैसे मान लीजिए, फिर कला क्या है, तात्पर्य क्या है। ठीक, पहले पे सर आफ्टर इंट्रोडक्शन हेडिंग्स बतानी है या फिर कंटेंट क्या लिखा है? हाँ, हेडिंग्स बतानी है कि कैसे आपने ब्रेक किया उसको, मतलब जो सर मैंने इसमें 4 हेडिंग्स में डिवाइड किया है ये टॉपिक। टॉपिक क्या था सर इसमें? ये आर्ट एंड सोशल लिबर्टी, आपकी कॉपी यहाँ पे आर्ट है। एंड सोशल लिबर्टी। ये सर, तो पहला है कि आर्ट का क्या इम्पैक्ट रहा है सोशल लिबर्टी पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। तो दूसरा कि सोशल लिबर्टी को कैसे मिरर करती है आर्ट, क्या सोशल लिबर्टी एक्चुअल में थी, अगर मतलब वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव थी। ठीक है, मतलब 4 हेडिंग्स हो गया दोनों टॉपिक्स को लेकर। इम्पैक्ट ऑफ आर्ट ऑन सोशल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी मिररिंग आर्ट। ओके, सो टॉपिक इज आर्ट एंड सोशल लिबर्टी, है ना। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया यहाँ पे। पहला हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन वी हैव सीन 2-3 टाइप्स, कि एनेक्डोट विद करंट अफेयर्स, या फिर पोएम यूज कर सकते हैं, या फिर जो कोटेशन यूज कर सकते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का कोटेशन था। लाइक दैट यू कैन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इसके बाद में क्या आएगा, व्हाट विल कम इमीडिएटली, तो वो जो कनेक्टिंग पैराग्राफ मैंने बताया, इसके बाद आएगा कनेक्टिंग पैराग्राफ। ठीक, इंट्रोडक्शन के बाद में जब आप लिखेंगे वो कनेक्टिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद उसी पहले ही अभी हम पेज 1 की बात कर रहे हैं ना, तो यू शुड नो कि स्पेस भी कितना आपको एलोकेट करना है। तो ये इंट्रोडक्शन हाफ पेज में आ गया, उसके अंदर कनेक्टिंग पैराग्राफ लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए इसमें आप एक या 2 लाइन में ये दिखा सकते हैं कि इस हिस्से में हम क्या बात करने वाले हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और सोशल लिबर्टी के डिफरेंट टाइप्स, उनका जो कनेक्शन है और उनके जो चुनौतियां हैं और उनका जो सॉल्यूशन है, और उनके मतलब डिफरेंट अलग अलग पहलुओं पे चर्चा करेंगे इस हिस्से में। ऐसे करके 2 लाइन में ही आप खाली लिख दो कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, ऐसे करके यू कैन राइट। ये हो गया उसको बोलते हैं ओवरव्यू, है ना, ओवरव्यू ऑफ हिस्से। दिस इज कॉल्ड ओवरव्यू ऑफ हिस्से। तो वो वाली 2 लाइनें लिख दी आपने। तो दिस मच कंटेंट 1 पेज में या 1.5 पेज में आ जाना चाहिए। ठीक, आफ्टर दैट क्या स्टार्ट करेंगे, फिर हम जो हमने बताया था चौथा क्या आता है, चौथा आता है डेफिनेशन वाला फेज। तो डेफिनेशन में यहां पे क्या लिख सकते हैं, आर्ट एंड सोशल लिबर्टी। तो व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सोशल लिबर्टी, ये चीज आपको बताना पड़ेगा। तो यू कैन राइट कि आर्ट क्या होती है एंड आर्ट होती क्या है, व्हाट इज आर्ट, उसकी 1 लाइन की डेफिनेशन एंड टाइप्स। इसमें आप लिख सकते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो एक शॉर्ट में लाइन में दिखा सकते हैं, इट कैन बी परफॉर्मिंग आर्ट, और एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट, एक होता है विजुअल आर्ट, राइट, विजुअल।
तो परफॉर्मिंग में क्या आता है, उसके आगे ब्रैकेट में एग्जाम्पल डाल सकते हैं। एग्जाम्पल परफॉर्मिंग में क्या आता है, जैसे डांस, ड्रामा, पपेट्री, ये सब आता है परफॉर्मिंग में। विजुअल में क्या आता है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, है ना, ये आते हैं विजुअल्स में। एंड लिटरेचर भी ऐड कर सकते हैं, लिटरेचर, लिटरेरी आर्ट्स। तो दिस इज द टाइप्स, ऐसे करके एग्जाम्पल लिख दिया, ये आर्ट फॉर्म। एंड उसी को बाद में सोशल लिबर्टी के बारे में बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल लिबर्टी। तो सोशल लिबर्टी का भी थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। ये सब आपको एक एक लाइन में ही करना है, बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, 1 या 2 लाइन में लिखना है। सोशल लिबर्टी को भी बता सकते हैं कि 1-2 लाइन में, कि सोशल लिबर्टी बेसिकली होती क्या है। बेसिकली ये होता है कि एनी सोशल लिबर्टी, ये बहुत काफ़ी ओपन टर्म है, तो इसलिए कि फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, करेक्ट है। तो फ्रीडम, आज़ादी अलग अलग क्षेत्रों की, सोशल मतलब डिसीजन लेने की आज़ादी, और अपना खुद के हर चीज़ की, मतलब कपड़ों की आज़ादी, खाने पीने और हर चीज़ों की आज़ादी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो आज़ादी होती है, वो सारी आज़ादी, तरह की आज़ादी को मिला के इट इज़ कॉल्ड सोशल लिबर्टी। ऐसे करके आप एक लाइन में लिख सकते हैं, इट इज़ अ फ्रीडम टू टेक डिसीजन, फ्रीडम टू हैव ओन राइट्स, और ऐसा करके इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड सोशल लिबर्टी। ऐसे करके एक लाइन में डिफाइन करेंगे। जब आप अच्छे से डिफाइन कर देंगे इसको 2-3 लाइन में, तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपको टॉपिक अच्छे से पता है, आपको ये पता है कि सोशल लिबर्टी क्या है, आर्ट क्या है। उसके बाद में आगे का, तो ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव मैसेज देगा कि यू नो द थिंग्स, यू नो द बेसिक्स ऑफ दिस, है ना। तो ये बहुत बेसिक्स हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। एंड दिस इज लाइक 1 पैराग्राफ, 1 पैरा, है ना। ये पूरा मिला के एक पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन वाला लिख देंगे। देन यू विल कम टू थीसिस, है ना। थीसिस में क्या लिखेंगे हम, कि हाउ बोथ आर कनेक्टेड, आर्ट एंड सोशल लिबर्टी कैसे कनेक्ट है। तो इसको डिफरेंट एस्पेक्ट में आप यहाँ पे बता सकते हैं, आर्ट एंड सोशल लिबर्टी। अब इसमें हम टाइम एंड स्पेस वाला ले सकते हैं, टाइम एंड स्पेस। जैसे पहले हम बताते हैं ना, सबसे पहला हमारा पिकअप होता है टाइम एंड स्पेस। अब टाइम में अब यू कैन स्टार्ट विद पुराने टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो पैलियोलिथिक पीरियड, वो जो म्यूरल पेंटिंग्स थी, है ना, भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं, उनमें कैसे सोशल लिबर्टीज के बारे में बात किया गया है, कैसे उसमें जो हंटिंग सीन्स और वो सब, मतलब उसमें जो मैसेज आता है सोशल लिबर्टीज कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दो। फिर वहां से स्टार्ट करो भीमबेटका की केस से, फिर यू कैन कम टू मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन आर्ट एंड कल्चर, वहां पे आ सकते हैं। तो जैसे कि तो सोशल लिबर्टी बेसिकली किन के लिए होगा, कि जो वुमेन, मेनली वुमेन के लिए होगा, और जो दलित लोअर सेक्शन है, माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए लिबर्टीज होंगी, क्योंकि उन पे ही ज्यादा बाउंडेशंस होते हैं। तो उनको माइंड में रख के यू कैन स्टार्ट की, जैसे मदर गॉडेस को हम पूछते थे वहां पे, और वो वुमेन का स्थान ज्यादा था, तो वहां पे ये दिखाता है कि लिबर्टी, महिलाओं को काफी लिबर्टी थी, सोशल लिबर्टी। एंड ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट, फिर वहां से लेके एंशियंट, मेडिवल, और जो लाइक 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, देन अभी फिर कंटेम्परेरी पे आ जाएंगे। तो कंटेम्परेरी के बारे में थोड़ा लिख देंगे कैसे ये, और साथ साथ में हम ये भी बताते जाएंगे डिफरेंट एस्पेक्ट जो हमने यहाँ पे परफॉर्मिंग और विजुअल लिया है ना, उसको भी डिफरेंट चीजें कनेक्ट करते जाना है। जैसे कि आपने थोड़ा सा लिखा पेंटिंग के बारे में, तो जैसे कि यहाँ पे अब जैसे फ्रीडम स्ट्रगल वाला ही है ना, हम इस सीक्वेंस में जब हम फ्रीडम स्ट्रगल पे आएंगे, तो फ्रीडम स्ट्रगल पे आप एक पैराग्राफ फ्रीडम स्ट्रगल का रहेगा। अब उस फ्रीडम स्ट्रगल के पैराग्राफ में यू कैन राइट कि कैसे पेंटिंग्स ने, जो अभिनंदनाथ टैगोर की जो पेंटिंग्स थी, उन्होंने कैसे हेल्प किया लिबर्टी में, सोशल लिबर्टी में। उसके बाद में फिर पेंटिंग हो गया, फिर आर्ट फॉर्म्स, जो दूसरे आर्ट फॉर्म्स हैं, लिटरेचर ने कैसे हेल्प किया, ऐसे करके यू कैन राइट कि डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो हैं उनको कैसे एक ही पैराग्राफ में सबको साथ लेते हैं। मतलब जो वेराइटीज आपने यहाँ पे बताई है ना परफॉर्मिंग और विजुअल की, उन सबको लेके चलना है। इट शुड नॉट बी कि केवल एक ही चीज को आप मतलब लेके चल रहे हैं। हमने शुरू में बताया कि ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ये चीजें इंक्लूड होती हैं, तो सबको ही साथ में जहां जहां मेन सुटेबल हो वहां पे आप लिखते हुए चले जाइए। फिर कंटेम्प्रेरी टाइम पे आ जाओ, फिर कंटेम्प्रेरी में बता दो। तो ऐसे करके आप यहाँ पे यू कैन क्रिएट द आर्ट ऑफ सोशल लिबर्टी का प्रॉपर कनेक्शन। ठीक, कैसे लिखा है आप लोगों ने? ऐसे लिखा है अपने आंसर में मोस्टली, या कुछ चीजें मिस करी हैं इसमें से? सर कंटेम्प्रेरी पार्ट मिस हो गया। ठीक है,
ओके चलो ये हो गया। अभी हम ओके सो दिस इज फॉर थीसिस पार्ट। अभी अगला आता है एंटीथीसिस, राइट। एंटीथीसिस में क्या लिखेंगे? अब आर्ट और सोशल लिबर्टी, इसका एंटीथीसिस कैसे बनाएंगे? हाँ मोनी बोलिए। सर अगर पैरेलली अगर सर थीसिस और एंटीथीसिस अगर सेम पैराग्राफ में बताते हुए चले तो सर कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, वो सब मिक्सअप हो जाएगा, है ना, कि मतलब आप अच्छी चीज भी बता रहे हैं, खराब चीज भी बता रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा वहां पे मिक्सअप हो जाएगा। पॉजिटिव कनेक्ट करिए पहले थीसिस को, कि कैसे एक चीज को प्रूव करिए कि हाँ आर्ट, बिल्कुल आर्ट का काफी ज्यादा योगदान है सोशल लिबर्टी के लिए। तो वो वाला कनेक्शन अच्छे से बिल्ड कर दो, फिर उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन बताओ, फिर तो वो ज्यादा अच्छा रहता है साइड में से। सर एंटीथीसिस के बाद तो सर वे फॉरवर्ड भी तो सर फिर बताना पड़ेगा। हाँ बताना पड़ेगा, वो तो लिखना ही पड़ेगा, करेक्ट है ना। यही सीक्वेंस होता है, थीसिस, एंटीथीसिस, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट इफेक्ट्स आते हैं कि वो जो इश्यूज हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या इफेक्ट लिया है, फिर गवर्नमेंट इफेक्ट के बाद में उसका क्या इम्पैक्ट रहा वो सब बता दो, फिर वे फॉरवर्ड बताओ कि और कैसे चीजें और भी सुधर सकती हैं अपने खुद के पॉइंट्स, तो वो वे फॉरवर्ड लिख दो, उसके बाद में कंक्लूड कर दो, ठीक है। तो अब इसका एंटीथीसिस कैसे लिखेंगे? हाँ, जो आपको डिफरेंट डायमेंशंस हैं यू कैन ऐड, जैसे कि यहाँ पे बताया है कैप्टन स्नोबॉल ने बताया कि जैसे कि साइकोलॉजिकल और सोशल विद चेंजेस इन पास्ट। हाँ, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या, जो कंटेम्प्रेरी वाला बताया था ना, तो कंटेम्प्रेरी मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो हमने हिस्टोरिकल वे में बताया था, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस लेके चलो। और सोशल साइकोलॉजिकल सब अगर पॉजिटिव साइड है तो आप थीसिस में लिखो, नेगेटिव साइड है तो उसका एंटीथीसिस में लिखेंगे, ठीक। इन सबको एक ही जगह पे आप लिखते जाओ, कंटेम्प्रेरी टाइम पे क्या साइकोलॉजिकल है क्या सोशल है, सब उसी में लिख दो, ठीक। सो दिस इज वन साइड। अब एंटीथीसिस कैसे लिखेंगे इसका? आप लोगों ने कैसे लिखा है इसका, नेगेटिव साइड या अदर साइड ऑफ द कॉइन? ग्लोबल डायमेंशन, हाँ, तो ये टाइम स्पेस ले लिया ना हमने, टाइम वाला जो फैक्टर ले लिया, यहीं पे जैसे कंटेम्प्रेरी आपने लिख दिया, देन यू कैन स्टार्ट विद द स्पेस वाला, ठीक। एंटीथीसिस अभी से स्टार्ट मत करो, टाइम ये हमने करके कंटेम्प्रेरी लिख के टाइम वाला एस्पेक्ट कवर कर लिया, ठीक। देन कम टू द स्पेस, है ना, स्पेस। देन यू कैन टेल कि जो है दिस इज नॉट जस्ट इंडिया। अब उसके बाद में फिर इंटरनेशनल आउटलुक दे दो यहाँ पे कि बाकी वर्ल्ड में क्या ग्लोबल सिनेरियो क्या है, ग्लोबल में क्या चल रहा है, तो वो स्पेस वाला एस्पेक्ट भी यहीं पे कवर कर लो। तो टाइम और स्पेस दो एंगल में आपका पूरा थीसिस कवर हो जाएगा। देन कम टू द एंटीथीसिस, ठीक। ग्लोबल यहीं पे कवर कर लो ऊपर, ठीक, ग्लोबल डायमेंशन दैट विल कम इनटू स्पेस। फिर एंटीथीसिस में क्या लिखेंगे बताइए? नेगेटिव साइड आपने किसी ने लिखा है यहाँ पे? यस सर। सर इसमें मैनिपुलेटिव आर्ट फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कहीं बुक है जो जस्टिफाई करती है इनजस्टिस को, हिटलर की बुक है मेन कैंप, ये हो सकता है। वेरी गुड। फिर ओरिएंटलिज्म है जो बुक एडवर्ड सेड की, उसने ये तो कहा था कि ही इज स्टडीइंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पर एक्चुअल में वो था कि व्हाइट मैन बर्डन और फिर सिविलाइजिंग मिशन को जस्टिफाई करना। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि कैसे आर्ट फॉर्म सोशल लिबर्टी को हैम्पर करता है, तो दैट इज द नेगेटिव, है ना। अब हैम्पर कैसे करता है? मैंने पॉइंट लिखा था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ आर्ट होने लगा है, तो जो भी जैसे सर जो मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन होने लगा है, जस्ट क्योंकि और आर्ट फॉर्म्स हैं उनमें भी मतलब न्यूडिटी परोसी जा रही है जस्ट बिकॉज टू गेन व्यूज एंड कमर्शियल, तो इसको आर्ट को काफी हम उस तरीके से करने लगे हैं। बिल्कुल। मतलब देखो इसका पहले एंटीथीसिस में दो एस्पेक्ट आएंगे ना, हाउ आर्ट इज हैम्परिंग सोशल लिबर्टी, ठीक। तो ये एक्सपेक्ट हो गया। तो इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, और विद एग्जांपल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये होगा जो आर्ट फॉर्म है वही सोशल लिबर्टी को रोकता है। जैसे कि एग्जांपल है मनुस्मृति, है ना, तो जिसमें वो लिखा गया है कि मतलब वुमेन रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, राइट। तो कुछ मनुस्मृति में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वुमेन को मतलब रिड्यूस किया गया है, या फिर जो दलित लोगों को बारे में लिखा गया है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कैसे वो हैम्पर करता है सोशल लिबर्टीज को, और फिर जो कॉमर्शियलाइजेशन बाकी पॉइंट्स लिख के आप इस एस्पेक्ट को अच्छे से इस्टेब्लिश करिए, ठीक। फिर ये एक मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ, ये एक पेज आ जाएगा,
उसके बाद में इसका एक और एस्पेक्ट आप दिखा सकते हैं यहाँ पे कि चैलेंजेस, है ना, चैलेंजेस। जैसे कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं ना जिसमें निगेटिव साइड लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि उसमें तो वो पॉजिटिव साइड ही है, उसका नेगेटिव साइड कुछ ज्यादा दिखता नहीं है। उस कंडीशन में एंटीथेसिस में आप चैलेंजेस लिख सकते हैं कि उस चीज में क्या चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस टू आर्ट फॉर्म्स एज आर्ट फॉर्म एज मतलब एज ए क्या बोलते हैं क्रूसेडर या फिर एज ए टॉर्च बेरर ऑफ सोशल लिबर्टी। कैसे आर्ट फॉर्म सोशल लिबर्टी का मतलब कैसे उसके लिए प्रेरणा नहीं बन पा रहे, उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं। तो वहां पे इस एस्पेक्ट में भी आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे कॉमर्शलाइजेशन वाला पॉइंट इसके लिए आ गया कि कॉमर्शलाइजेशन ये सब चीजें हैं, तो यू कैन दो डिफरेंट एंगल्स में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें टर्म्स हैं डिजिटल इको चैम्बर मतलब क्रिएट होने लगे हैं। तो एक तरह की बात को, मिस इन्फॉर्मेशन को, डिसइन्फॉर्मेशन को जानबूझ के मैनिपुलेट करके चीजों को दिखाना ताकि वो आर्ट फॉर्म्स को भी उसी तरीके से यूज करना। कोई भी सिंबल हो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग दे देना, मतलब हर तरीके से सोचा जा सकता है, बहुत सी चीजें होने लगी। बिल्कुल। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे एंटीथेसिस में लिखना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐड करनी थी आपको एज ए वैल्यू एडिशन, वो तो जब हम डेफिनेशन लिखेंगे ना यहाँ पे सोशल लिबर्टी वगैरह, तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी लिखने हैं। जैसे सोशल लिबर्टी के डिफाइन कर रहे हैं ना जहाँ पे, तो वहां पे लिखो या फिर कहीं और बीच में लिखो, तो कौन से आर्टिकल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का यूज कर सकते हैं ना। आर्टिकल 19 बोलता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है उसमें आर्टिस्टिक लिबर्टी भी होती है। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, तो जो राइट टू लाइफ है दैट इज मोर देन फिजिकल लिबर्टी, इट इज लाइक सोशल लिबर्टी, और जो है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तो इस पार्ट ऑफ लाइट ऑफ लाइफ ऑल्सो एंड पार्ट ऑफ जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का वो होता है वो आर्टिकल 19 में आता है। तो दीज टू आर्टिकल्स यू कैन मेंशन। तो ये चीजें फैक्चुअल चीजें भी आप उसमें लिखते जाओ, है ना। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिक मतलब थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का ये इससे है, लिटरेचर वाला इससे, फिर भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, करंट अफेयर्स, कुछ डेटा फैक्ट्स, ऐसे करके चीजें आप यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, तो वो थोड़ा सा वेटेज देगा आपकी बात को। ठीक, ये हो गया। फिर हम लिखेंगे एक पैराग्राफ, वन पैराग्राफ फॉर गवर्नमेंट मेजर्स। तो यहाँ पे सारे गवर्नमेंट मेजर्स लिख दीजिए, देन वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन। ठीक, तो सबने ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया है, किसी ने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है और या फिर कुछ ऐड करना चाहता है इसमें तो बता सकते हैं। बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन सर कि जैसे कुछ इंसिडेंट्स है जैसे कि मूवी बैन करना या फिर कोई पेंटिंग्स बैन करना, तो सर वो उसके भी एस्पेक्ट्स इसमें ऐसे में ऐड होंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे कि अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जैसे कि पेरुमल थे ना, पेरुमल साउथ इंडिया में पेरुमल तमिलनाडु के मतलब वो राइटर थे जो काफी सारी सोशल लिबर्टी के बारे में लिखते थे, तो उनकी बुक बैन हो गई बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस। तो पॉलिटिकल रीजन की वजह से उनकी बुक बैन हो गई, उसको पब्लिश नहीं करने दिया गया। तो इस तरह का आप एग्जाम्पल उसमें ऐड कर सकते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, है ना। तो उस तरह के एग्जाम्पल वहां पे ऐड कर सकते हैं। अभी जो कैरी पॉलिटिकल कैरिकेचर्स बनाते थे जिसमें सटायर होता था, उस पे भी गवर्नमेंट ने मतलब विरोध करा था, अभी न्यूज में था काफी। बिल्कुल वो ऐसी चीजों को, ये आपके चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं जो, तो जैसे पहले जो सेकंड एस्पेक्ट हमने बताया था चैलेंजेस, तो यहाँ वाले एस्पेक्ट में आप ये दिखना है कि कैसे आर्टिस्टिक मतलब आर्ट को हैम्पर किया जा रहा है कि वो सोशल लिबर्टी में मतलब अच्छा प्रेरणादायक नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल इश्यूज, फिर इकोनॉमिकल वो जो कॉमर्शलाइजेशन वाला एस्पेक्ट था, इवन ग्लोबलाइजेशन, इन सब के बारे में भी लिख सकते हैं जो भी है, और इवन डिजिटलाइजेशन भी लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया कल्चर जो है वो भी काफी ज्यादा मतलब फेक न्यूज और बहुत सारी चीज चलती है सोशल मीडिया पे, जो मतलब सोशल लिबर्टी के नाम पे काफी सारी चीजें फेक हो जाती हैं, है ना। तो वो आर्ट फॉर्म का ऐसा मौका नहीं मिलता। तो इस तरह के चैलेंजेस आप यहाँ पे डिजिटल इंडिया और आपके हिस्से में मतलब जो भी हिस्से आप लिखिए, कुछ चीजें जो करंट अफेयर्स मतलब जो आज के टाइम पे चल रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया हो गया, ये आज की रियल लाइफ का पार्ट है, तो उसका कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव वे में लिखो, नेगेटिव वे में लिखो, वे फॉरवर्ड में लिखो, कहीं ना कहीं यू शुड मेंशन सोशल मीडिया, यू शुड मेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रियल लाइफ है, मतलब ये पार्ट है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन,
मशीन लर्निंग और ये सब कहीं ना कहीं आप यूज़ करो अपने आंसर में, तो वो दिखाएगा कैसे आप इसको मोर रिलेवेंट आज के टाइम पे बना रहे हैं। तो आप आर्टिफिशियल का पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड कहीं भी ऐड कर दो, बट दिस एंगल्स शुड कम, है ना। और कहीं पे अगर इंडस्ट्री 4 और इन सब का भी एंगल आ रहा है तो उसको भी ऐड कर दो। तो जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें जैसे अभी ना सर, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस है वो सटायरिकली कमेंट करते हैं जो सोशल इश्यूज या कुछ चल रहे हैं, तो काफी मतलब उसको लेके मतलब पॉलिटिकल भी होते हैं लेकिन काफी अच्छा व्यू रखते हैं अपना, मतलब उसको हंसी फन वे में रखते हैं। मीम कल्चर है, मतलब काफी जो सोशल इश्यूज होते हैं उसको रखते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्रेशंस भी आ रहे हैं और मतलब लोगों को सोचने का, ओपन थिंकिंग, अपनी बात रखने के नए नए तरीके भी पता चल रहे हैं कि कैसे इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे ही जैसे मकबूल फिदा हुसैन का भी किसी ने पॉइंट रखा है, चार्ली हैबिडो, MF हुसैन, हाँ ठीक है। इन सब के पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे टेररिज्म से भी चीज़ें डिस्करेज हो रही हैं। काफ़ी सारे पेंटर्स और काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म्स को लोग कभी रिलीजन के नाम पे, कभी डिफरेंट वे में उसको डिस्करेज करते हैं, तो डरा धमका के, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो यू गॉट द। हाँ और सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि भैया ने बोला कि स्टैंड अप कॉमेडी का जो ये पॉइंट है उसको ऐड कर सकते हैं सर, बट वो तो सोसाइटी का सर बहुत नेगेटिव और एक नैरो इफेक्ट डाल रहा है सर, उसका बहुत फाउल लैंग्वेज है सर। हाँ, तो ये मेंशन करना ठीक होगा क्या? नहीं, तो सारी फाउल लैंग्वेज नहीं होती है स्टैंडअप कॉमेडियन की, बट ठीक है, कुछ होते हैं जो सही में मतलब प्रॉपर लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप उनका मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब ऐसे मतलब हाँ, एक ही क्वेश्चन है कि स्टैंड अप कॉमेडी को एक्चुअली में आर्ट फॉर्म माना जाता भी है या नहीं, मतलब अब ये तो चेंजिंग लैंडस्केप है, तो इसमें नए नए तरीके का आ रहे हैं, मतलब उसको मानना तो फिर कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं कि जैसे डिजिटल सोशल मीडिया है या फिर जो ये स्टैंड अप कॉमेडीज है, वो भी बोल देते कि ये दीज आर द लाइक डायनामिक फॉर्म्स ऑफ द आर्ट, है ना, जो कंटेम्प्रेरी टाइम पे मूव हो रहे हैं। ऐसे करके आप इंक्लूड कर सकते हैं बीट में, कोई इशू नहीं। तो ये थोड़ा सो सॉरी करके आता है, क्या सो सॉरी करके सर आता है, पॉलिटिकल सटायर, सो सॉरी करके, हाँ वो तो वो कि न्यूज में आता है, राइट, वो सो सॉरी करके, हाँ। तो ये जो सटायर होता है, ये सब चीजें होती हैं, दीज आर लाइक जो उजागर करती हैं मेन इश्यूज को, लिख सकते हैं आप कहीं ना कहीं मेंशन करके, दैट विल गो। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको खाली बहुत ही नैरो आउटलुक लेना है। आजकल जब हम वो कंटेम्प्रेरी वाला एस्पेक्ट ऐड करेंगे ना, उसमें आसपास में जो भी चल रहा है अगर थोड़ा सा रिलेवेंट है तो यू कैन मेंशन। तो ये आपके मतलब इससे को थोड़ा फ्रेशनेस देंगे, और क्योंकि पढ़ने वाला भी ये सब चीजें आसपास देख रहा है ना, सटायर देख रहा है या स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आया तो उन पे कई अच्छी वेब सीरीज है जो काफी कुछ जाती हैं, तो ये सब भी यूज कर सकते हैं। वेब सीरीज, मूवीज, हाँ मूवीज, वेब सीरीज, इनका भी एक रोल होता है, इनको भी आर्ट फॉर्म्स में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, शर्मिठा पंडोली को कलाकार मानेंगे, ये कौन है? शर्मिठा पंडोली कौन है भाई? कुणाल कामरा, अरे इन सब का मत लिखो, अच्छे वालों का लिखो, जैसे कि वो दूसरा वाला है ना जो क्या बोलते हैं यूएसए में गया था, जाकिर हुसैन का भी मेंशन कर सकते हैं। ये लाइक थोड़ा सा हेल्दी, हाँ क्या नाम है, जाकिर खान करेक्ट, हाँ, तो जाकिर खान के बारे में लिख सकते हैं। ऐसे कुछ हैं बहुत, तो अच्छा ये करते हैं, हेल्दी करते हैं, उनको आप बोल सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वही नहीं होते हैं, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो हम दिखता नहीं, लेकिन बहुत सारे जैसे कवि होते हैं, बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, उसमें वो हार्श व्यंग करते हैं, जो कंटेम्प्रेरी टाइम पे इश्यूज हैं उनके ऊपर वो सटायर की पोएम करते हैं, तो उस तरह का भी आप लिख सकते हैं, वो कवि सम्मेलन या फिर जो वो होते हैं। काका हाथरसी की जो पोएम है, इस तरीके से हरिशंकर परसाई लिखते थे काफी, तो इन सबको भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे लिटरेचर जैसे कि है, जैसे मुंशी प्रेमचंद, गोदान और उन सब का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नॉवेल्स का, इन सब का, तो ये आपका वैल्यू ऐड करेगा। अब मेन आता है कंक्लूजन में किसी ने अच्छा लिखा है यहाँ पे, मतलब कोई पोएम से क्लोज किया हो या फिर किसी अच्छी कोटेशन से, किसी ने? यस, मैंने लिखा है। काजल ने लिखा है? ये सर लियो टॉलस्टॉय का लिखा है मैंने। कथन की सच्ची कला वह है जो मनुष्य को प्रेम, सहयोग और सदाचार की ओर ले जाए। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय के अनुसार सच्ची कला वह है जो मनुष्य को प्रेम, सहयोग और सदाचार की ओर ले जाए। ठीक है, और इसी में और थोड़ा ऐड कर सकते हैं कि और समाज में
क्या बोलते हैं, सामाजिक मुक्ति या फिर जो है टॉपिक सामाजिक मुक्ति को प्रमोट करे या उसकी प्रेरणा बने, ऐसे करके उसको कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। ओके सर। ठीक है, बढ़िया। सर इसमें मैंने 2 लाइंस लिखी है लास्ट में, आर्ट ड्रॉज सोशल रियलिटी एंड ड्राइव सोशल लिबर्टी। तो यानी दोनों एस्पेक्ट जो मैंने कवर किए पूरे ऐसे में वो समराइज हो गए कि कैसे सोशल रियलिटी से पे डिपेंड होकर आर्ट फॉर्म्स बनते हैं और कैसे आर्ट फॉर्म्स सोशल लिबर्टी को ड्राइव करते हैं। ये 2028 में विकसित भारत बन जाएगा क्या इंडिया? मतलब अभी तक 47 सर मैं भूल गई थी। अच्छा 3 साल में तो ये तो सर क्या पता जल्दी हो जाए सर, ये तो हो सकता है। मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस चीज में। वेरी गुड वेरी गुड। मोदी जी से ज्यादा भरोसा आपको है कि हो जाएगा? सर बहुत देख लीजिएगा सर। हाँ देख रहा हूँ, ठीक है, गुड। बट ये ना, बट ये मिस्टेक, हाँ मोदी है तो मोदी जी तो बोलते हैं ना 2047, लेकिन यहाँ पे ये तो मैंने बिल्कुल हाईलाइट भी कर रखा है कि टीचर को देखो कितनी अच्छी बेवकूफी कर रखी है उनको। हाँ सामने कोई बात नहीं, टीम के हिसाब से टीम है तो मुमकिन है 2028 तक। एज आर्ट ड्रॉ सोशल रियलिटी एंड ड्राइव सोशल लिबर्टी। आर्ट ड्रॉ सोशल रियलिटी एंड ड्राइव सोशल लिबर्टी, ठीक है, अच्छा, थोड़ा अच्छी लाइन है, गुड, राइट। अभी मोनिका और भी बताइए, किसी को कंक्लूजन दिखाना है अपनी कॉपी में? कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, अभी जस्ट आ रही हूँ। हाँ हम कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं, हम उनमें से पूछ रहे हैं कि अच्छा किसने लिखा हुआ है। तो आप कंक्लूजन में आपने क्या लिखा है बता दीजिए, डिफरेंट, तो वी कैन चेक। नॉर्मल मैंने कोर्स ही लिखे हैं सर। देखो मोनिका पढ़ते हैं पहले, फिर आपका देखते हैं। सर इसमें एक वर्ड मिसिंग है, वो ऐड कर दीजिएगा। शक्ति के विद्युत कण विकर्ण है सर, ये लाइन इसमें। शक्ति के विद्युत सर कण विकर्ण, कण पार्टिकल्स, कण। हाँ, शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो निरूपाय, जो निरूपाय, समन्वय इसका करे समस्त, विजयनी मानवता मानवता हो जाए, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। शक्ति के भी निरूपाय, ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा ये मतलब कैसे पॉइंट से कनेक्ट है वो हमको देखना पड़ेगा, मतलब टॉपिक से कनेक्ट कैसे, क्योंकि शक्ति के विद्युत कण विकल्प बिखरे हैं जो निरूपाय, समन्वय इसका करे समस्त, विजयनी, तो कहीं तो इसको डालना पड़ेगा। आर्थिक विकास व कला के साथ विकसित भारत, ठीक है, इसको थोड़ा सा मतलब वैसे लिखा तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देना है टॉपिक के साथ में, है ना। तो मतलब ये ना लगे कि हम कुछ याद करके आए और हमने जबरदस्ती डाल दिया है ना। कई बार ऐसा होता है पोएम उसको पता रहता है कि बच्चे इंट्रोडक्शन में पोएम याद करके आते हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, और वो जबरदस्ती डाल देते हैं, तो ऐसे बहुत कॉपीज में दिखेगा उसको, तो वो उस मतलब शक की नजर से देखेगा एक तरह से। तो आपको कंक्लूजन में पोएम या कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको कुछ घुमा फिरा के कुछ शब्दों का ऐड करके आपको ऐसा कर देना कि टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है। सर इसमें मैंने ऑरेंज इकोनॉमी की बात की है, जो अलग पॉइंट देखने में लगा। हाँ, और क्रिएटर्स वाली इकोनॉमी होती है, हाँ, तो जो उसकी बात की है लास्ट में, ठीक है, ताकि सोशल लिबर्टी को बढ़ाई जा सके, मतलब इकोनॉमी से कनेक्ट किया था टॉपिक को लास्ट में। ओके, गुड। मोनिका आपने कौन सा कोट लिखा है? मैंने सिर्फ लास्ट में लिखा है आर्ट और लिबर्टी को कनेक्ट करते हुए, एज नाइकी सेड, व्हेन लिबर्टी ब्रीथ्स आर्ट ब्लूम्स। व्हेन लिबर्टी, सही सर, ओके, व्हेन लिबर्टी ब्रीथ्स आर्ट ब्लूम्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टॉपिक 1। और किसी ने डिफरेंट लिखा है तो बता सकते हैं। यश की कॉपी एक बार खोल लेते हैं, यू कैन सी कुछ ये अच्छा लिखते हैं वैसे। सर नहीं मिलेगा आज। अच्छा, शुरुआती मतलब कोटेशन है सर एक नीचे, वो अच्छी लगी, मतलब थोड़ा उसको यूज कर सकते हैं लास्ट इसी पेज के एंड। अच्छा, फर्स्ट पेज के एंड में है क्या? अच्छा, एंड में इनकी है, द वर्थ ऑफ स्टेट इन ए लॉन्ग रन इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपासिंग इट, कंपोजिंग इट,
Posing, मतलब आर्ट फॉर्म ही है, जैसे ठीक है। कंपोज करेंगे वैसी लिबर्टी मिलेगी, अगर लिबरल बनाएंगे कंपोज करेंगे इंडिविजुअल। बढ़िया, गुड। बाकी सर थोड़ा मैंने मतलब उस तरीके से काफी सारे डायमेंशन खोल दी, तो थोड़ा अलग तरीके से लिखने लगी। मतलब अभी सर एक्सपेरिमेंट स्टेज चल रही है, तो मतलब ऐसे नहीं लिख रहा है, तो कोटेशन वगैरह वो सब। ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, चलो ऐसे नंबर टॉपिक 1 आई थिंक सबको समझ में आ गया है ना, क्लियर हो गया। विल गो टू सर क्या ये ऐसे वाली रिकॉर्डिंग और लास्ट संडे ऐसे वाली रिकॉर्डिंग सर प्लीज यूट्यूब पे अवेलेबल करा दीजिए। हाँ ठीक है, डाल देंगे, है ना। वो इसमें यूट्यूब पे मैंने एक स्टोरी लिखी थी राइट ब्रदर्स की, कि उन्होंने मतलब पहले प्लेन का जो आर्ट फॉर्म था वो कागज पे बनाया, तो लोगों ने काफी रिडिक्यूल करा था और मॉक करा था उनको। फिर उसके बाद में जब वो ओरिजिनलिटी जब दिखी, तो मतलब एक तो लिबर्टी सबको मिली, न्यू पाथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हुआ, ये भी एक लिबर्टी हुई कि हम मतलब इजीली एक्सेस कर सकते हैं सोशली अब किसी को भी दूर जाने के लिए। तो उन्होंने मतलब कागज में जो दिखाया था वो रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी एक्सप्रेशन है ना, इमेजिनेशन था उनका कि हम ऐसी चीज बनाएंगे जो पक्षी की तरह उड़ सकेगी। किस वाले टॉपिक में आपने लिखा है? इसलिए यही वाला है, आर्ट फॉर सोशल लिबर्टी वाले में। हाँ ठीक है, बढ़िया, वी कैन यूटिलाइज दैट। ओके, चलो फिर अभी टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, कल्चरल वैल्यूज एंड सिविलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया आप लोगों ने? इंट्रोडक्शन बताइए, अनम्यूट करके। सर कुंभ मेला को यूज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। सर मैंने मेरा जूता है जापानी वाले सॉन्ग से स्टार्ट किया है, लिखूंगी इंग्लिश स्क्रिप्ट में, रोमन जिसको बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्चुलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। ओके, इंट्रोडक्शन में कुंभ यूज कर सकते हैं, है ना, कुंभ मेला यूज कर सकते हैं, फिर जूता है जापानी ये भी यूज कर सकते हैं। बाकी द्विज आपने क्या लिखा है? सर जो मैंने लिखा है सर, नया बोला। हाँ सर मतलब G20 के थ्रू स्टार्ट हुआ जो हमारे यहाँ हुआ था, तो उसमें हम अपना वसुधैव कुटुंबकम का एस्पेक्ट, टॉलरेंस, अहिंसा और वो अपना सबको कलेक्ट करना, वन अर्थ वन फैमिली, इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, कल्चर भी शो कर रहा है और ग्लोबल भी। वेरी गुड। तो कुंभ मेला यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, योगा डे भी यूज कर सकते हैं ना, योगा यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल वैल्यू ना, तो योगा डे जो इंटरनेशनल योगा डे भी रिसेंट में हुआ था जून में, उसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और तो मैंने मतलब एनेक्डोट दिया है कि किस तरीके से अभी रिसेंटली दिवाली सेलिब्रेट की है यूएस कांग्रेस के और सेनेटर्स ने, तो उसका सीन सेट करके कि हाउ कल्चरल वैल्यूज हैव फाउंड इट्स प्लेस इन अ ग्लोबल सेटिंग, तो उस तरीके से उसको करने की कोशिश करूंगी अभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि दिवाली भी इंक्लूड हो रहा है कल्चर वैल्यू, और साथ में यूएसए में कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन वाला एस्पेक्ट कि हमारा जो कल्चर है वो कैसे फैल रहा है बाकी कंट्रीज में, वो बहुत अच्छा है, वी कैन यूज दैट। पॉइंट है, ये जो न्यूज आई थी इसके साथ में काफी मतलब बैकलैशेस आए थे, जिससे ट्रम्प को भी, जिन्होंने बोला था ना एक लीडर थे उनके, तो इसमें सर डीग्लोबलाइजेशन वाला भी एस्पेक्ट दिखा रहा है कि काफी पैरोकियल माइंडसेट वाले लोग भी यूएस में बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड में। नहीं ये पॉइंट भी वो ठीक है, वो तो बाद में जो एनालिसिस था, जो क्रिटिसिज्म था, वो डिफरेंट है, बट यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था ना यूएसए में, तो वो सेलिब्रेशन ही क्यों हुआ, बिकॉज ये स्प्रेड हो रहा है ना इसलिए। और वो दिवाली तो मतलब बोल सकते हैं कि माइग्रेंट्स हैं, वैसे दिवाली जो हमारा कल्चर है वो फैल ही रहा है हर जगह पे, राइट। हमारी लैंग्वेज मतलब इंडिया की जो हिंदी लैंग्वेज है वो बाहर काफी ज्यादा यूज होती है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं। आपने वो एक देखा होगा ना, एक मीम देखा होगा जिसमें एक लेडी रहती है, वो कुछ हिंदी के वर्ड यूज करती है, इंग्लिश में बोलती रहती है, तो ठीक है, तो वो ऐसे मतलब कुछ हिंदी के। हाँ सर, इसमें महात्मा गांधी का एक कथन था कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से बंद हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की खिड़कियां खुली हैं और चारों तरफ से हवाएं आती रहें, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हवाएं आकर के मेरे घर को उड़ा ले जाएं और मैं बाहर दूसरों के यहाँ रहने को मजबूर हो जाऊं। तो ये उन्होंने सभी संस्कृतियों के मिलन के लिए कहा था। ठीक है, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये काफी बैलेंस्ड वे है कि मतलब हमको अपना कल्चरल वैल्यूज दूसरी जगह ग्लोबलाइजेशन के थ्रू स्प्रेड भी करना है, साथ में उसको प्रिजर्व भी करना है, कि ग्लोबलाइजेशन उसको उल्टा
डिग्रेड ना कर दे। तो ये दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है, तो इसको इसे आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, और किसी ने डिफरेंट लिखा है? आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है आज? सो कोटेशन किसी ने यूज किया है या किसी ने और कुछ एग्जांपल करंट अफेयर्स का या पुराना कोई? सर मैंने अभी जो न्यूज में आ रहा था, एक सीन न्यू जर्सी का जिसमें छठ पूजा को बहुत हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर सेलिब्रेटिंग छठ पूजा इन न्यू जर्सी अमेरिका। तो सर उसको डिफाइन करा है लाइक इट वाज अर्ली मॉर्निंग चिल ऑफ न्यू जर्सी, hundreds of devotees stand waist deep in a lake offering prayers। तो सर उस चीज को ले जाके मैंने ये लिखा है, this scene reflects how globalization can transcend borders, yet the cultural values hold people